समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा गाय और गंगा को हमने माता माना है, गौ माता के साथ गलत किया तो 7 पुश्तें याद रखेंगी। सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल आज भी ठप पड़ा है, 3 घंटे बाद भी पोर्टल शुरू नहीं हुआ। री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं छात्र, सीबीएसई ने जल्द पोर्टल शुरू होने का किया दावा। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा बयान, कहा अवैध संपत्ति पर होगा बुलडोजर कार्रवाई, अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो सीधा इनकाउंटर होगा। गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड मामले पर आरोपी के घर पर चलेगा प्रशासनिक अमले का बुलडोजर, असद के घर पर लगाया गया है नोटिस, 15 दिन में कब्जा हटाने का नोटिस। और देश में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा, घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां गाजियाबाद के बहुचर्चित सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड में मुठभेड़ के बाद अब प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और मदद का पूरा भरोसा दिया। अब ये पुरानी संपत्ति असद के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे बेचे जाने की बातें लंबे समय से कही जा रही थी। साथ ही खोड़ा के नवनीत विहार में प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एनकाउंटर में ढेर हो चुके मुख्य आरोपी असद के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। अवैध निर्माण को खाली करने का सख्त आदेश दिया गया। लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर कब्जे को नहीं हटाया जाता तो प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चलना लगभग तय है। अब इस पूरे मामले को लेकर बिजनौर से योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान जारी किया। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को सबक सिखाया जाएगा। इस बयान के साथ सीएम योगी ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्य हत्याकांड को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी सबके बारे में। बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। तो देखिए, बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया था, और वो था सूर्य हत्याकांड, जहां पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा था असद, और ये कहकर सूर्य को मार दिया गया था कि क्या उसने कभी बकरीद के खास मौके पर बकरा हलाल होते हुए देखा है। जब सूर्य की तरफ से मना कर दिया जाता है तो फिर असद और उसके जो तमाम सहयोगी थे यानी कि आरोपी थे, उनकी तरफ से ताबड़तोड़ एक के बाद कई वार यहां पर सूर्य पर कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे डॉक्टर्स की तरफ से मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही पूरा मामला हाईलाइट हुआ तो लगातार परिजनों की तरफ से मांग की जाने लगी कि मौत के बदले मौत होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से सूर्य को मारा है उसी तरह से असद का भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे चलनी चाहिए। जिसके बाद असद का एनकाउंटर किया गया। पहले हालांकि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया, जहां प्रशासनिक अमला अब इस पूरी फिराक में है कि किसी तरह से यहां पर जो जमींदोज है उसके घर को कर दिया जाए, क्योंकि कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। तपोष पाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन जितेंद्र, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? प्रशासनिक अमला किस तरह से अब तैयारी में जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द बुलडोजर चला सके? जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है?
ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हुए। जगदीश सिंह जी, अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक हमला, बुलडोजर चलाने की तैयारी है, उसे समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है सर? देखिए, प्रशासन का काम है और इसमें समाजवादी पार्टी के देखने का कोई बात। प्रशासन जो है, ये जो है, हमारा केवल इतना कहना है कि शासन प्रशासन सबके लिए होता है, कोई भी कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं, विधिक कार्रवाई। जी जगदीश जी जी निश्चित तौर पर सर प्रशासनिक देखिए, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी बाबा जो है, हर इस तरह के मैटर को बहुत टूल देते हैं और भारतीय जनता पार्टी टूल देती है, जबकि इनको ध्यान देना चाहिए जनता के सर्वांगीण विकास के, जन कल्याण के कामों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो भेदभावपूर्ण रवैया और हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति है, थोड़ा इससे इनको बचना चाहिए। और लेकिन वो बचते कहाँ, इनका सीधा एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना, और उस एजेंडे में काम करती है सरकार। सर देखिए, अगर इस पूरे मामले पर कोई एक्शन यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता तो शायद समाजवादी पार्टी और आप लोग ही कल सड़कों पर उतरते, सड़क पर उतरकर फिर आप बोलते कि कानून व्यवस्था कैसी लचर हो रखी है, अव्यवस्थाएं पैदा हो रखी हैं। अब आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बाकी मुद्दों पर बात नहीं करते, बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आरोपी तो आरोपी है सर। ये एक बात बताइए, अभी वहीं गोपाल गुप्ता मारा गया लड़का, ये लॉ एंड ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी का। भी वहीं गाजियाबाद में जो है गोपाल गुप्ता का अपहरण होकर के हत्या हुई, क्या हुआ उनके यहाँ कब बुलडोजर चला, कब उनको तहस नहस किया गया चीजों को। तो ये अभी एक बच्चे को पटक के मारा गया, उसमें क्या हुआ, इनकाउंटर हुआ क्या, बुलडोजर चला क्या? तो ये सरकार जो है मुंह देख करके काम करती है, और इस सरकार में जितना भेदभावपूर्ण बर्ताव है नागरिकों के प्रति, ये गलत। और ये सरकार जो है सदैव हिंदू मुस्लिम के अलावा इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसके यहाँ आप समझिए कि जिस तरह से किसान पीड़ित है, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं प्रदेश के सामने। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हर नौकरी का पेपर लीक हो रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, उनके एमएसपी दाम नहीं मिल रहा। आज महंगाई इस कदर है कि लोगों का जीना दूभर हो गया, देश के नागरिकों का। महंगाई, भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, और लोगों को अस्पताल में दवाएं नहीं है, ना डॉक्टर हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार ये समझ रही है कि केवल मैं हिंदू मुस्लिम करता रहा हूं, इसी से जीत सकता हूं। ठीक है जगदीश सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे लूंगी, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। सवाल सर आपसे ये कि बीजेपी की तरफ से आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि आज सूर्य हत्याकांड हुआ, और सूर्य हत्याकांड हुआ तो आप लोगों में से कितने भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो कि पीड़ित परिवार के पास गए और उनकी सांत्वना या उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश की है। यहीं पर अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता, पीड़ित परिवार होता वो, तो शायद आप लोगों के दिग्गज नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक वहां पहुंच चुके होते। देखिए, मेरी फर्स्ट डे जब आप किसी चैनल पर डिबेट था, हमने उस परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। नहीं सर, सहानुभूति नहीं, उनके आवास पहुंचे, उनके घर गया कोई समाजवादी पार्टी का दिग्गज। देखिए, घर जाना ना जाना ये एक अलग विषय है। नहीं सर, अलग विषय कैसे हो गया? यहीं पर अभी वही बात है ना, बीजेपी की तरफ से भी तो आरोप सर यही लगाए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम पक्ष का होता तो अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके घर पहुंच चुके होते। भंडारी जी, आप फिक्स मत करिए इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन। नहीं सर, यहाँ कोई मिक्स नहीं कर रहा, आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब इसी सवाल को मैं आगे यहाँ पर बढ़ाती हूँ, और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता तपोष पाल जी आपके पास आती हूँ। आप लोगों की तरफ से भले ही कितने भी आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आती है सर, और उसको लेकर आप एक नजीर पेश करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आप पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो आज विश्व ब्राह्मण दिवस है। समस्त ब्राह्मण समाज को विश्व ब्राह्मण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये आज जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील है और इस पे जो एक्शंस किए जा रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय हैं। और जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है वो उसका जो वीडियो भी उसके बाद सामने आया था, कल मैं उसका वीडियो भी देख रहा था कि वो हत्या करने के बाद जिस तरीके से अपने समुदाय में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत बड़ा काम करके आया है एक हिंदू व्यक्ति को मार के। तो ये जो मानसिकता उसके अंदर डेवलप की गई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और 11:30 बजे हमने ऐसा अंजाम दिया है, इस तरीके से उसने वीडियो बनाया था। तो देखिए, गाजियाबाद के सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड में अब दूसरा एक्शन अध्याय शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी असद के इनकाउंटर के बाद अब उसके घर में प्रशासनिक नोटिस चिपका दिया गया है और ढोल नगाड़े बजाकर ऐलान किया गया है कि 15 दिन में अवैध कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। और उधर बिजनौर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा संदेश है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कोई भी छुरेबाजी करेगा ना वो खुद बचेगा ना उसका घर बचेगा। तो उनके घर से, उनके परिवार से इस चीजों को सही से ये आश्वासन अपने बच्चों को सही से ट्रेंड करें कि देखो भैया छुरी अच्छे विजुअल है, विजुअल देखो कितने मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं घर पे छुरी अच्छे विजुअल है, अभी दे ही नहीं रहे मुझे। आप कम से कम इसमें आपके जितेंद्र जी की आवाज आ रही है लग रहा है जी सर, अपनी बात रखिएगा। जी, तो अब देखिए सिंपल बिल्कुल से साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसकी घर जो है सरकारी जमीन पे बना है तो क्या उसके घर को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आरोपी। लेकिन माफी के साथ सर आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, माफी सर, आवाज पहुंच रही है सर तपोष पाल जी, माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। लेकिन यही सवाल विपक्षी पार्टी पूछ रही है कि आज असद की तरफ से एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया गया, सूर्य हत्याकांड, इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, तब प्रशासन को यह पता चल रहा है कि अवैध तरीके से वहां पर मकान बनाया गया था। पहले तक बीजेपी या फिर कानून व्यवस्था कहां गई थी या फिर तमाम विभाग कहां गए थे जो उनको नहीं पता था कि वहां पर इस तरह से चीजें यहां पर निर्मित हो रही हैं। अगर शायद ये अपराध नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे डेटा हैं और ये इस पे जो है हम धीरे धीरे कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जब इस तरीके के कोई इंसिडेंट सामने आते हैं तो तब उनके स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर होम उसकी पूरी जांच की जाती है और उसमें अगर अनियमितताएं बरती गई हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा है रेलवे ट्रैक के बगल में कितने बड़े स्तर पे कब्जा करके लोग बैठे हुए थे। मुंबई में आपने देखा है बांद्रा का जो एरिया है और उसी को लेकर ये कहा जाता है कि आप लोगों की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर एक नजीर और एक मिसाल पेश की जा रही है। लौट रही हूं सर मैं आपके पास, हमारे साथ जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो जरा इस पूरे मामले पर अपडेट बताइएगा कि कानून व्यवस्था की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में उप जिलाधिकारी पहुंचे थे और उनके द्वारा नोटिस छपवाने के बाद वहां मुनादी करी गई थी। 15 दिन का समय कहा गया है असद के परिवार को कि जो अपना हलफनामा है वो दायर करे और सीधे तौर पर वो अपना जवाब देख के आखिर ये जिस जमीन पर ये घर बना हुआ है, ये जमीन जो अनऑथराइज है, किस तरीके से उन्होंने प्राप्त की है और ये इतना बड़ा मकान किस तरीके से बनाया गया है। 15 दिन का समय मांगा गया है। एक जिलाधिकारी खुद पहुंचे थे और तमाम पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। अभी भी तमाम जगहों पर पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। और जो आपको मैं सड़क दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह है जहाँ पर अमूमन तौर पे जो वाहन है वो जाते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से वाहनों के आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये वो वाहन है जो 1-2 यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी इलाके में रहते हैं और उसके अलावा किसी भी वाहन का यहाँ पर आना जाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। मैं एक बार एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक तस्वीर ये है, यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोग आप देख सकते हैं कैसे खड़े हुए हैं और ये मुस्लिम लोग किसी वजह से खड़े हैं कि यहाँ पर कोई इनके किसी प्रियजन की मौत हुई होगी या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें इन तमाम लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा है। ये वो लोग हैं तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी एकत्रित है, सभी बुर्का पहनकर टोपी लगाकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब आप ये इस चीज से कैसे खुद लगा लीजिए, इससे इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि जब सूर्या की हत्या की गई थी तो एक भी मुस्लिम पक्ष से कोई भी नुमाइंदा आके खड़ा नहीं हुआ था कि
सूर्या की हत्या हमारे बेटे, हमारे जानकार ने की है और इसका हमें खेद है। मुस्लिम पक्ष ने कोई भी आकर ऐसा नुमाइंदा खड़ा नहीं हुआ था। हालांकि अभी मैं सुन रहा था जगदीश जी को, उन्होंने कहा कि गोपाल ने जिस तरीके से बच्चे की हत्या की थी उस पर कोई भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया क्योंकि गोपाल हिंदू है। आप ये समझ लीजिए जगदीश जी कि वो हिंदू जरूर है और एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, पाने के लिए भी तड़पता रहा है वो, और आगे भी उसके लिए ऐसी नजीर पेश की जाएगी। जो गलत काम करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके लिए न्याय करते हैं, कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, किसी का पक्ष नहीं रखा जाता। जो अपराध करेगा उसके लिए सलाखों की में ही भेजा जाएगा। बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर होता है, अब उसके पैर में गोली लगती है, सीने में गोली लगती है, ये तो कहा जा सकता है एनकाउंटर की क्या स्थिति रही होगी। असद के मामले में भी यही हुआ था कि असद ने पहले गोली चलाई थी, अत्याधुनिक हथियार था उसके पास में और पुलिस का एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ था। और जो गोपाल वाले मामले आप बता रहे हैं कि उसमें भी पैर में गोली लगी है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने न्याय नहीं किया है, उस बच्चे को भी न्याय मिलेगा और अब उस पर कड़ी से कड़ी उसकी चार्जशीट बनाई जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा और उसकी जमानत तक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। गाजियाबाद में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो होनी लाजमी थी। ईद के दिन बच्चे को बुलाया जाता है अपने घर पे, गली में ही चाकू से गोद दिया जाता है, क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो आप किस तरीके से कह सकते हैं ये ठीक है? अब उसका एनकाउंटर हुआ है तो आप कह रहे हैं कि गोपाल का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, फुल एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये बातें वो हैं जो कि विरोधी रख रहे हैं। आप एक तरीके से सोचिए कि अगर आपके परिवार में या फिर आपके किसी जानकार के साथ में इस तरह की घटना घटेगी तो आप करेंगे क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से जितेंद्र मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए दकियानूसी बातें यहां पर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आती है जो कि अपनी पॉलिटिकल बाजी या फिर स्टंट बाजी के लिए यहां पर तमाम मुद्दे या बयान तो रख दिए जाते हैं, लेकिन उसका धरातल पर क्या नकारात्मक असर पड़ता है इसको नहीं देखते। जबकि यहां पर जो सवाल जगदीश सिंह जी से जितेंद्र मैंने पूछा था वो सवाल भी यही था कि अगर यहां पर सूर्य की जगह कोई मोहम्मद, उस्मान या कोई XYZ मुस्लिम होता तो निश्चित तौर पर यहां पर कोई और स्थिति देखने को मिल पाती और तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस घर पर पहुंचते। इसलिए सवाल उठ जाता है कि आखिर हिंदू मुसलमान करना तो बात की बात है, लेकिन अपराधी दर अपराधी अपराध होता है तो उसको क्यों नहीं समझा जा रहा? एक बार फिर से जितेंद्र उन तस्वीरों को साझा कीजिए और पूरे मामले को लेकर जरा विस्तार से समझाइएगा कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनीति के जो तमाम सियासतदान हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले पर सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सियासी रोटियां सेकने की बात कही जा रही है और सियासी रोटियां सेकी जा रही है। बहुत शर्मनाक है ये। इस वक्त सभी को एक होना चाहिए। जिस तरीके से असद ने एक हिंदू बच्चे की हत्या की थी, उसे हिंदू ना मानकर एक नॉर्मल लड़का मान लीजिए या मुस्लिम ही मान लीजिए, कुछ देर के लिए हम सूर्या को मुस्लिम मान लेते तो क्या हत्या करना ठीक है? बकरी ईद पे बुलाकर बकरी ईद पे उसको पार्टी देने के बाद उसको पार्टी देने की जगह पर उसको चाकू से गोद देना ठीक है? एक मासूम बच्चा जिसकी जो आज अभी दुनिया में नहीं है, उसकी माँ घर में केवल अकेली कमाने वाली है, बुजुर्ग माँ है, उसकी पिता मौजूद नहीं है क्योंकि उनका देहांत हो चुका है, उसका भाई जो कि मानसिक रोगी बताया जाता है। तो ऐसे में कैसे आप ये सोच सकते हैं कि असद के साथ में ठीक नहीं हुआ, फुल एनकाउंटर हो गया उसका, और गोपाल की स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि भाई उसको वो हिंदू है तो उसके साथ में उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है, तमाम चीजें नहीं हुई? ऐसा नहीं है। आप ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन चीजों पर नजर नहीं बनाते, सभी चीजों पर नजर बनी हुई है, हर चीज पर पैनी नजर बनी हुई है और सबको न्याय मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी खड़े हैं। ये तमाम पुलिसकर्मियों का जो इनकी जाति है वो नहीं देखी जा रही है, ये मुसलमान है या ये पुलिसकर्मी हिंदू है। इन सभी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया और 24 घंटे ये ड्यूटी पर तैनात है। यहाँ पर क्यों तैनात है? क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल हालात बिगड़े ना, इसको लेकर ये बेचारे रोटी भी नहीं खा रहे, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, यहीं पे पड़े हुए यहीं पे सो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर पुलिस क्यों लगानी पड़ी है? क्या हिंदू बहुल्य इलाके में क्या कभी ऐसा देखने को मिला कि पुलिस मौके पर मौजूद हो, पुलिस व्यवस्था को सुधार रही हो? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, और व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, काम किया जाएगा। घर को नेस्तनाबूद भी किया जाएगा, घर के कागजात भी मांगे जाएंगे और जो आरोपी उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और हो सका तो उनका भी एनकाउंटर होगा। अगर वो पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो उनका एनकाउंटर होना लाजमी है। जैसे असद ने गोली चलाई, असद ने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसको भी गोली लगी, घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाएगा जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। अब आप अगर पुलिस को या उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसको दोषी करार देंगे तो बेहद शर्मनाक है। विरोधी आप एक्टिव हो सकते हैं, राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियों को आप सेक सकते हैं, लेकिन शर्मनाक ये बात है कि आप ये सोचिए 17 साल का वो मासूम जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या बकरी ईद पर ईद की पार्टी देने के लिए बुलाया और फिर उसको चाकू से गोद दिया जाता है। क्या ये ठीक है? अगर आपके ही परिवार से कोई हो तो क्या आपको ठीक लगेगा? असद ने गोली चलाई, उसका एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। और जो तमाम लोग अभी अरेस्ट हुए हैं उनको जेल भेजा गया है, उनकी भी एक बड़ी चार्जशीट पेश की जाएगी और जल्द ही वो जेल से नहीं छूटेगा। और उन्होंने भी पुलिस को पार्टी पर मेडिकल कराते समय या तमाम जगहों पर जाते समय, आते जाते समय, जो घर पहुंचते समय, जो और आरोपी पकड़े जाएंगे उनकी शिनाख्त के समय अगर पुलिस पार्टी पर हमला किया तो जाहिर तौर पर वो भी एनकाउंटर मारे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि एनकाउंटर कैसे हो गया? ये न्याय है, न्याय दिया जा रहा है, परिवार जो है उसको न्याय दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, 5 लाख रुपए की धनराशि आप कल्पना कीजिए, 5 लाख रुपए की धनराशि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरूर दिए, लेकिन क्या 17 साल का वो मासूम बच्चा अपने जीवन को जीता तो क्या 5 लाख रुपए ही कमा पाता? वो हो सकता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ कमा था, लेकिन 5 लाख रुपए की धनराशि इसलिए दी है कि कहीं ना कहीं उसके जो घर वाले हैं अभी जो उनका मनोबल बिल्कुल भी टूट गया है, जितना परेशान है वो, उस परेशानी की हालत में वो इस चीज को देख सके कि हाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी जो है उनके लिए खड़ा है, उनके लिए मजबूती से खड़ा है और उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा है। जी ठीक है, जगदीश सिंह जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अपराध होता है और उसी बात का जिक्र एक बार फिर से किया जा रहा है। आपने भी कुछ बातों का जिक्र किया, मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी की तरफ से भी कुछ बातों को यहाँ पर साझा किया गया, लेकिन सवाल सर आपसे ये कि कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर जितेंद्र भाटी की तरफ से दिखाई गई जिसमें आपने साफ देखा कि आज असद के घर पर बुलडोजर चलना है तो किस तरह से उनके समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर आए, ऐसे उतर आए हैं जैसे कि यहाँ पर न जाने क्या हो गया होगा। लेकिन जब सूर्य हत्याकांड हुआ था तब इसमें से किसी एक का पक्ष सामने नहीं आया था और आप फिर कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान बीजेपी पार्टी कर रही है, या तो खुद मुस्लिम समुदाय कर रहा है। सर देखिए ऐसा है कि हिंदू मुसलमान करना तो भी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति तो करती ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका एजेंडा है हम इस, और ये उनको मुबारक। हम लोग सेकुलर राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता से दूर भागते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है इस लड़के को जो छोटी सी, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया जितेंद्र जी ने, कि उस लड़के को उसके यहाँ 5 लाख रुपया दिया। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके यहाँ एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, सरकार उसको दे, उसको कौन सूर्या चौहान के यहाँ। मैंने तो ये कहा था कि ये सांप्रदायिक राजनीति का एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था कि गोपाल के हत्यारों को जो उन्होंने उसका अपहरण करके बच्चे का हत्या की है, उसमें भी इनकाउंटर नहीं हुआ चूंकि वो हिंदू था। अभी वही अगर मुस्लिम होता तो उसका भी फुल एंड फाइनल उसका गेम बच जाता। और आपने भंडारी जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि उसको असद को पहले पकड़ा गया है। आपने अपने इसी चैनल में अभी डिबेट स्टार्ट होने के पहले बोला कि पहले पकड़ा गया फिर उसका इनकाउंटर किया गया। अगर ऐसी बात है तो ये कंप्लीटली 100% इलीगल है और जिन लोगों ने ये इनकाउंटर किया है फेक इनकाउंटर है और इसमें जो है तो वो जो है लीगली जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप कैसे कह रहे हैं कि गोपाल मामले पर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी एनकाउंटर या मुठभेड़ नहीं हुई है? अब एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता ना जगदीश सिंह जी की सीधा गोली मार दो और उसको मौत के घाट उतार दो। एनकाउंटर में अगर अपराधी दर्द सहने की क्षमता रखता है तो वो बच जाता है, सरवाइव करता है, अगर नहीं रखता तो फिर वो हाँ नहीं। असद का अभी मैं सर गोपाल का जिक्र कर रही हूँ। आपने 2 मामलों का जिक्र किया, मैंने असद का जिक्र किया, आपने गोपाल का जिक्र किया कि एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है जो अपहरण करता थे और जब वो भागने का प्रयास कर रहे थे या पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। ठीक असद के साथ भी यही हुआ, असद को भी अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज के दौरान असद की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें फिर पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है? दूसरा सुनिए मेरी बात सुनिए जगदीश सिंह जी। दूसरा ये आपने कहा कि हम सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं पड़ते हैं। अभी भी मेरा सवाल वहीं पर अटका हुआ है सर कि अगर यहां पर सूर्य की जगह कोई और मुस्लिम समुदाय का पीड़ित परिवार
इंतजार होता तो आज आप लोग उनके घर पर होते। और आज आप लोगों की तरफ से मांग तो अब यहां डिबेट में बैठ के मांग की जा रही है कि 1 करोड़ और सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन अभी तक आप सूर्य प्रताप के घर पर नहीं गए, उनके माता पिता से नहीं मिले, वहां पर उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश नहीं की। और आप लोग समझा रहे हैं के साथ हैं, उस परिवार के साथ है, मेरी पूरी सर जो सांत्वना आप दे रहे हो, सांत्वना की जरूरत नहीं है। जितेंद्र भाटी आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी? समाजवादी पार्टी निंदा करती, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जितेंद्र भाटी, आप जबरदस्ती लांछन मत लगाइए, आप जबरदस्ती नैरेटिव मत गढ़िए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहा हूं, उसकी सांप्रदायिक राजनीति को बेनकाब कर रहा हूं। जितेंद्र भाटी जी आप अपनी बात रखिए। जगदीश सिंह जी सुन लीजिए, पूरा समय दिया आपको, पूरा समय दिया। जितेंद्र भाटी। जगदीश जी आप ये समझ लीजिए कि गाजियाबाद में मैं पिछले 16 सालों से पत्रकारिता करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हूँ, कई संस्थानों में मैंने काम किया है। अब मैं भारत अपडेट के लिए सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और मुझे ये जानकारी मिली थी कि पुलिस लगातार बैरिकेडिंग कर रही है, असद को ढूंढ रही है। इंदिरापुरम का एक इलाका है जहां पर बैरिकेडिंग के दौरान असद को मोटरसाइकिल सवार को रोका गया था, संदिग्ध जानकर रोका गया था और उस मोटरसाइकिल का पीछा किया गया था। तब जाकर कहीं जो मोटरसाइकिल सवार है उन्होंने पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायर किया था। उनका तमंचा था, एक पिस्टल थी, उससे हथियार से फायर किया था और जवाबी कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने गोली चलाई थी तब असद को गोली लगी थी। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ था। आप ये समझ लीजिए कि ये फेक एनकाउंटर जिस तरीके से आप सीधे तौर पर कह रहे हैं, ये फेक एनकाउंटर नहीं है। अगर ये फेक एनकाउंटर होता तो इसके कोई जगदीश जी आपको पूरा टाइम मिला था। आप सुनिए, आप ये इसको फेक एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। और असद ने जब गोली चलाई तो एक पुलिसकर्मी भी आप केवल विपक्ष है, विपक्ष होने के नाते आप केवल विपक्ष होकर सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। ये एनकाउंटर फेक नहीं था। उसके बाद मीडिया को पता चलता है, मीडिया मौके पर पहुंची और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है असद को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाते हुए, जिसके बाद उसको उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट किया गया, उपचार हुआ उसका और कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। आप ये लगा लीजिए उसको गोली लगी थी उसके पैर में, और जहां पे भी गोली लगी हो असद को, और असद ने जिस तरीके से गोली चलाई थी उसमें एक उत्तर प्रदेश के पुलिस का कोड़ा में कार्यरत सिपाही भी घायल हुआ था। तो क्या ये वैसे ही घायल हो गया? क्या पुलिस को गोली मार ली? क्या आप लोग तकियानुसी बातें कर रहे हैं, एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। असद ने जो किया क्या वो ठीक था? और असद अगर जो उसने किया आप मान रहे हैं कि ठीक है, आप मान रहे हैं कि असद ने जो किया वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि जो असद इंदिरापुरम इलाके में से होकर गुजर रहा था, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में था, इंस्टाग्राम चलाकर इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों से बात करना चाह रहा था, पैसों की मांग कर रहा था, इलाके से फरार होना चाह रहा था, आपने तो ये कह दिया गाजियाबाद से पहले से असद को पकड़ रखा था। असद को नहीं, उसके पिता नवाब को, उसके दोस्त फरमान को और एक और मित्र है उसको पकड़ रखा था। असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया है गाजियाबाद पुलिस ने, और ये एनकाउंटर फेक नहीं है। जगदीश जी, एनकाउंटर पर सवारी निशान खड़े करना बहुत आसान है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर देखेंगे ना तो ये बिल्कुल सही है और सही पैमानों पर ही मुठभेड़ होती है, क्योंकि उच्च अधिकारियों का जवाबदेही होती है। एनकाउंटर नहीं कि किसी को पकड़ा और गोली मार दी, ये नहीं, जबकि जो उच्च अधिकारी होते हैं उसको जवाब भी देना होता है। आप सीधे तौर पर कह रहे फेक एनकाउंटर है। फेक एनकाउंटर है उस शख्स का जिसने करे रहा। आपकी एंकर ने कहा कि पहले आपकी एंकर ने जितेंद्र जी कहा कि पहले पकड़ा गया बाद में इनकाउंटर किया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही बात तो जितेंद्र जी बता रहे हैं कि किस तरह से पकड़ा गया, उसके बाद उसकी तरफ से भागने का प्रयास किया गया और बाद में एनकाउंटर किया गया। जगदीश सिंह जी कान खोलकर सुनिए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि वो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जितेंद्र जी जरा रिपीट कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली थी, पुलिस के इन्फॉर्मर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे, पूरी तरीके से एक्टिव किया गया था सभी मुखबरों को, और मुखबर के द्वारा जानकारी मिली थी कि इंस्टाग्राम के जरिए असद जो है अपने दोस्तों से पैसों की मांग कर रहा है और कहीं फरार होने की कोशिश कर रहा है। असद इंदिरापुरम इलाके में पकड़ा गया, पैसों की मांग कर रहा था इंस्टाग्राम के जरिए। कुछ ऐसे दोस्त जो है जिन्होंने साक्ष्य भी पेश किए, असद की जैसे जानकारी मिली इंदिरापुरम को
पूरे तरीके से घेर लिया गया था गाजर पुलिस के द्वारा, और चेकिंग के दौरान ही असद को गिरफ्तार पहले हिरासत में लिया गया, पहले उससे पूछताछ की गई, और उसके बाद जैसे पहले उसे रोका गया, फिर उससे जब जैसे ही उसे रोका जाता है तो वो पुलिस पार्टी पर पूरी तरीके से टक्कर मारकर अपनी बाइक को दूसरी दिशा में ले आता है। पुलिस वाले अभी पूछ ही रहे थे कि वो तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर करता है, और आगे जाकर उसकी मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है, जिसके बाद वो फायर करना बंद करता है। इधर पुलिस पार्टी भी फायर करती है, जिस फायर में उसकी गोली लगती है, उसको सारे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उपचार के दौरान उसके कुछ घंटे बाद मौत हो जाती है। ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी कहानी है, और यही सच है जी। और इसमें अगर विपक्षी पार्टी को तो दूर रखिए जितेंद्र जी, लेकिन इस बीच अगर राजनीतिक पार्टी का चोला उतारकर अगर यहां पर जगदीश सिंह जी देखेंगे तो शायद सूर्य प्रताप चौहान के घर पर जाएंगे तो शायद उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास कर पाएंगे कि इस वक्त उनके घर पर क्या कुछ बीती है। आप लोगों को आज असद का दर्द दिखाई दे रहा है, उनके परिवार का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य जिसकी कोई गलती नहीं थी उसका दर्द आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तपोष पाल जी। तपोष जी, विपक्ष की ये राजनीति कहां जा रही है और किस गर्द में जा रही है? क्योंकि सवाल आप लोगों पर उठाए जा रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल को बर्दाश्त जो बिगाड़ने का काम है वो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, और हिंदू मुसलमान की रीति नीति अपना रहे हैं सर आप। नहीं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये रीति नीति है, और समाजवादी पार्टी के लोग ही इस तरीके का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव के आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, वो कंटिन्यूअसली ये बोलते रहे हैं, यहाँ तक कि संसद में भी खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि हम ही तो मुस्लिमों के लिए हैं, हम ही हैं मुस्लिमों के लिए, हम मुस्लिमों के लिए करते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद होगा कि बांके बिहारी की जो पूरी मंदिर है, पूरे मंदिर के जमीन को कब्रिस्तान के जमीन घोषित कर दिया था, ये मुलायम सिंह यादव ने किया था, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर ऑर्डर आया, और फिर कहा कि नहीं, आप ये बांके बिहारी ट्रस्ट को आप लौटाइए ये जमीन, ये कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। तो इस तरीके के काम ये करते रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी इनके विधायक हुआ करते थे पूजा पाल, उनको जिन्होंने हत्या किया, अतीक अहमद और उनके भाई असद, असद तो उनके लड़के का नाम था, उनके भाई जो है वो मिलके जो अशरफ करेक्ट, तो ये लोग उस हत्या में इन्वॉल्व थे। अब पूजा पाल इन्हीं की विधायक थी, उनको जो है कभी इन्होंने न्याय दिलाया। उल्टा जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, उनको जहां पे दफनाया गया वहां जाके मत्था टेक के आते हैं अखिलेश यादव। तो मत्था किस लिए टेकने, आप कौन सी मजबूरी पड़ती है आपको कि एक अपराधी जिनको कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी है, और वो अपने उनके कृत्य इतने गंदे थे, उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ, वहां जाके ये मत्था टेक के आते हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? एक तो महिला विरोधी राजनीति है, दूसरा मुस्लिम परस्त राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, तीसरा जो है ये अपराधियों को शय देने वाली राजनीति है। तो आप सीधा अपनी जो इनकी जो मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे ये राजनीति कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बलात्कार की नीति रही है उसमें मुलायम सिंह खुद जो है इनको इंडोर्स करते हुए नजर आए कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो मतलब महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद इनके बेटे आके जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि हमने कॉल सेंटर बनाया महिलाओं के लिए। अब भाई आपके पिताजी कह रहे हैं गलती हो जाती है और आप कॉल सेंटर बना रहे हैं महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, तो क्या है, मजाक चल रहा है ना। तो इन्होंने इस तरीके से जो है मजाक बना के रखा था पूरे सिस्टम का। आज जो है योगी जी आने के बाद कंटिन्यूअसली अतीक अहमद गए, मुख्तार अंसारी गए, पूर्वांचल पूरा माफिया मुक्त हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किए गए, महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, बड़े स्तरों पे की गई। उन्होंने जो है रेप के कई बड़े बड़े कांड को जो है सॉल्व किया और इनकाउंटर किया, महिलाओं ने किया। देखा था वुमेन्स डे के अवसर पर वो इनकाउंटर करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से अब ये जो छुरीबाजी की घटना है ये तो प्रायोजित है ना। ये बंदा करने के बाद जिस दिन बकरी ईद है उस दिन धोखे से उस बंदे को बुलाता है, वो जबकि उसका दोस्त था, उसको धोखे से बुला के उसके बाद बकरा कैसे हलाल होता है उससे कहा, और उसके बाद फिर वीडियो जो है जो सामने आया है, 2 लोग उसको छुरीबाजी कर रहे हैं, पूरे बदन में उसके खून ही खून है। उस तरीके के चीजों को इंडोर्स करना और चुप रह जाना उन सब चीजों पे, देखिए ये जो राजनीति है ना, ये चुप रह जाते हैं, इसी से तो मनोबल बढ़ता है उनका।
अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जब यूपी के इलेक्शन आ रहा था, उन्होंने ये बाइक पे जा रहे थे, टोपी पहन के उनको रोका गया कि क्यों हेलमेट नहीं पहनते हो, तो कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारी सत्ता आ जाएगी फिर हम बताएंगे तुम्हें। तो इस तरीके के लोग, इनको इसी तरीके से समझाया जा सकता है, इसको और कोई तरीका है भी नहीं इनको समझाए जाने का। और सर देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा है कि हत्या के बाद तुरंत गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा गया, पुलिस ऑपरेशन हुआ, एनकाउंटर में मुख्य आरोपी ढेर हुआ, अवैध संपत्ति पर प्रशासन की नोटिस चल रही है, पीड़ित परिवारों पर मंत्री ने जो है वो मुलाकात किया है और मुआवजा देने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त संदेश के साथ इसमें सामने आए हैं और ये अपराधियों को खुली चुनौती है। जो भी छुरीबाजी करेगा, जो भी गोली चलाएगा, जो भी इस तरीके से कानून को हाथ मिलेगा, वो ना खुद बचेगा ना उसका घर बचेगा। अब उसके घर वाले सोच लें कि भाई वो कितने बड़े, कहां के किस अपराधी को पाल रहे हैं अपने घर में, इन सारी चीजों को ये सोच लें। बिल्कुल। और जितेंद्र, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जब संबोधन हुआ तो उन्होंने एक बार फिर से गाजियाबाद की इस खबर का जिक्र किया, सूर्य हत्याकांड को लेकर, और उन्होंने हर माता पिता अभिभावक को बोला है, भले ही आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद पर नजर रखना आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। आपकी औलाद घर से बाहर निकल रही है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रच रहा, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज को लेकर कैसे अब प्लॉटिंग आगे की जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो राजनीतिकरण ना हो सके? देखिए, आप एक बड़ी ही अच्छी चीज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो इस बात को कह रहे हैं। इससे पहले कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने मंच पर ये कहा हो कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको सही नसीहत दें और इस तरीके के काम ना हो जिस तरीके के काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये कहा गया, जाहिर तौर पर एक ऐसे ही पिता तुल्य मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश को अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह मानते हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी नसीहत दें, उनको ठीक से परवरिश दें, जिस तरीके से भविष्य में जिस तरीके का हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि असद को मुस्लिम मान लें या सूर्य को हिंदू मान लें और इसको कोई दूसरा रंग दे दें। सरकार कभी भी ये इस पक्ष में नहीं है। हमें ये भी शर्म है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। हमें इस तरीके का भी खेद है कि असद ने ऐसा काम किया जिससे आज उसका परिवार खुद सदमे में है, खुद परेशानी में है, और उसने खुद ऐसा काम किया जिससे एक बच्चा जो कि अच्छा खासा पढ़ रहा था, फल फूल रहा था, अपनी माँ का ख्याल रख रहा था, वो आज दुनिया में नहीं है। कुल मिलाकर परवरिश की बात है, और परवरिश की बात पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर अच्छी परवरिश होगी तो जाहिर तौर पर इस तरीके का कृत्य कोई बच्चा नहीं करना चाहेगा जिस तरीके का कृत्य एक असद नाम के नवयुवा ने किया। और जो एक नवयुवा सूर्य चौहान थे, उनकी आज मौत हो गई है, वो आज अपने घर में, अपने परिवार में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस सब पूरे मामले को हिंदू और मुस्लिम रंग दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक मुस्लिम परिवार पहुंचा था, उनसे गुहार लगा रहा था और उन्होंने तुरंत उनकी सुनवाई करते हुए उनके दिक्कत का निस्तारण किया। कई बार ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें मुस्लिम बच्चियां चाहती है कि उनका एडमिशन हो, उनके एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएसए को फोन लगाते हैं, डीएसए को कहते हैं कि इनका एडमिशन होना चाहिए। बच्चों से वो बेहद प्यार करते हैं, सभी को वो अच्छी नसीहत देते हैं। और आज जिस तरीके से मंच पर उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही आप पहले बकरी अपने घर पर बुलाते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर चाकू से गोद देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर बात है, गंभीर विषय है। इसको हिंदू और मुस्लिम रंग ना दिया जाए वो बेहतर है। लेकिन विरोधी पार्टियां सक्रिय हैं, वो तो अपनी रोटियां सेकेंगी ही, लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा जरूर है जिस तरीके से सूर्य के परिवार को न्याय मिला है, 5 लाख रुपए की धनराशि उन्हें दी गई है और असद का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में वो ढेर हुआ है, जिसके बाद अब असद के पिता को जेल भेजा गया है, उसके 2 सहयोगियों को भी जेल भेजा गया है, बाकियों की तलाश जारी है। जो असद के साथ था उसका एनकाउंटर होगा या उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पुलिस भेजती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से न्याय सूर्य के परिवार को मिला है वो काबिल तारीफ है और हर जगह ये तारीफ हो रही है गाजियाबाद पुलिस की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए। जी जगदीश जी, अब अपनी बात रखिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि योगी जी
आपने जो कार्रवाई की, आपका विवेक है, आपने कार्रवाई की, ठीक है। सब मामलों में इस तरह के मामलों में कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। जो है उस मामले में क्या हुआ, जो नंबर 1 का हिस्ट्री शीटर है, 25 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसने पूज्य शंकराचार्य जैसी पीठ पे को कलंकित करने के लिए झूठी FIR दर्ज करवाई, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी दे दी। तो जिस तरह जो सनातन की सर्वोच्च संस्था के ऊपर जिसने कुत्सित षड्यंत्र करके फंसाने का जिनका प्रयास, जिसकी 25 मुकदमों की हिस्ट्री शीट है, उस ब्रह्मचारी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति कब आएगी, उसका इनकाउंटर कब होगा, उसके घर में बिल्डोजर कब चलेगा, उस ब्रह्मचारी के खिलाफ, जिस शंकराचार्य जी के खिलाफ आप समझिए कि आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है उनको घिनौने अपराध में फंसाने, जो सनातन की सर्वोच्च संस्था 25 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस कब होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। केवल आप बता दीजिए जितेंद्र जी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कानून पे विश्वास रखिए, बिल्कुल होगा, हर तरीके से होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और यही वजह है कि 25 मुकदमे अगर उस पे हैं तो उसे न्यायालय से उसको बेल मिली हुई है। अरे आप तो बेल मिलने के बाद आप बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की राजधानी पे बैठे हैं, और इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया पूज्य शंकराचार्य जी सनातन की सर्वोच्च पीठ पे, कुत्सित प्रयास किया गया कि वो एक जो है लफंगा ब्रह्मचारी जिसके 25 मुकदमों की हिस्ट्री शीट है, उसने आरोप लगवा दिया लड़कों से, तो उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए तो कभी नहीं होगी, जो भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस यहाँ भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है, आप भोपाल के मामले में कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर होता, फुल एनकाउंटर होता, उसका भी पूरी तरीके से इलाज किया जा रहा है और इलाज किया जाएगा। आप समझ रखिए, सब कुछ सामने आएगा। जितेंद्र जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कभी उस ब्रह्मचारी के खिलाफ, हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कभी भी अगर कभी भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो पटक पटक के बच्चे को मार दिया गया, उसका इनकाउंटर कब होगा। तो मेरे कहने, मेरी दिली संवेदनाएं समाजवादी पार्टी और मेरी जो है वो सूर्या चौहान के उसमें ये निंदनीय कृत्य है, लेकिन ये दोहरा भेदभावपूर्ण रवैया जो है लोकतंत्र में कतई परमिसिबल नहीं है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चला रही दोहरा चरित्र, केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। कहने का तात्पर्य केवल इतना है। आपके पास कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा है आप लोगों के पास कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? आप लोगों की तरफ से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, वो सड़कों पर आएंगे, फिर तमाशा होगा, फिर उस चीज को लेकर प्रवोक कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक डेटा है जो उस डेटा को आप ऑफिशियल तौर पर समाजवादी पार्टी मीडिया के सामने रख सके, इस डिबेट के माध्यम से आप सामने रख सके और बोल सके भाई मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? सामने आप स्पेसिफिक डाटा लीजिए। सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों का इनकाउंटर हुआ है। पीडीए कहां से आ गया सर? सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों का इनकाउंटर हुआ। अब पिछड़ा दलित कहां से आया? पीडीए फैक्टर को क्यों बीच में लेकर आए? ऐसा है, पीडीए में सारे पीड़ित लोग शामिल हैं। आप भंडारी जी समझने की कोशिश करिए, सारे के सारा कार पीडीए के खिलाफ ये सारे इनकाउंटर, ये सारे के सारे। आपने खुद कहा सर कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के अगेंस्ट राज्य सरकार जा रही है, अब आप पीडीए फैक्टर को ला रहे हैं, पिछड़े और दलितों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? अब ऐसा है कि पिछड़े और दलित आदमी नहीं है क्या, जानवर है क्या? आपको घिन आती है क्या उनसे कि उनको नलायज है? उनकी बात ना उठाई जाए आपके चैनल पे। सिंह की तरफ से आप ये कहना चाहते हैं सारी की सारी कार्रवाई? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही सर, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। जबरदस्ती आप किसी के शब्द, एक सेकंड सुनिए जगदीश सिंह जी, आपकी तरफ से अभी खुद कहा गया सर कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। मेरा महज कंसर्न इतना है कि मुसलमानों को बीच में मत लाइए, उनको प्रवोक मत कीजिए, उनको बरगलाने का काम मत कीजिए, ताकि देश में फिर किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना घटित हो। आप लोगों की तरफ से यही तो काम किया जाता है। फिर ऐसा है भंडारी जी, जहां पे आपका सरकार का अन्याय और अत्याचार होगा, जहां पे सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेगी,
वहां पे समाजवादी पार्टी अपनी बात कहेगी और उनके आप साथ लोग तो खड़े कह होगी। रहे हैं कि सूर्य तो आपने हत्याकांड को लेकर भी जितनी भी इनकाउंटर हुए, जितने भी इनकाउंटर हुए, नहीं होना एक चाहिए। इनकाउंटर समाजवादी हुए पार्टी कहाँ है, और वो मुझको ये इनकाउंटर जो है समझाइए। एक सेकंड जगदीश सिंह जी, समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले पर कहां है? आप कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई जहां पर नहीं होगी या पारदर्शिता नहीं होगी, वहां पर समाजवादी पार्टी सबसे पहले सड़कों पर उतरेगी। इस पूरे मामले पर कहां है? आप लोगों की तरफ से फेक नैरेटिव, फेक एनकाउंटर की बात कही जाती है। अब समाजवादी पार्टी कहां है? सड़कों पर उतरी, पीड़ित परिवार के पास गई, नहीं गई, आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। बस डिबेट में बैठ के आप लोगों को चिल्लाना है कि 1 करोड़ की राशि दे दी जाए पीड़ित परिवार को और यहां पर सरकारी नौकरी दे दी जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की भूमिका बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी की भूमिका ये आप सुन लीजिए कि समाजवादी पार्टी किसानों का जो है वो फसल का उचित मूल्य चाहती, उनको खाद चाहती, बीज चाहती। जो भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है, प्रधानमंत्री ने घोषणा करके नहीं दे पाए। आज भ्रष्टाचार जो कहा था जब 2014 में आए थे कि 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश का पूरा काला धन वापस ले आएंगे। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भारतीय जब जनता किसी पार्टी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेटर है। उस मुद्दे से हमें किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और जब समाजवादी पार्टी के बाद अमूमन तौर पर रहा है, ये इतिहास भी रहा है। सुनिए सर, ये इतिहास भी रहा है जब समाजवादी पार्टी के पास सवालों का जवाब नहीं होता है, जब उनको फैक्ट्स या डेटा नहीं होते उनके पास, तो वो उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। और ठीक इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह कर रहे हैं। ऐसे में तपोष पाल जी आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को एक अलग नैरेटिव, एक अलग दिशा देने की कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में वो सब चीजें ना आए? क्योंकि हम उन तस्वीरों को भी साझा कर रहे हैं सर, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं असद के लिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और दलित हैं और सब कुछ हैं, तो आप एक बात बताइए, दलित जो मुख्यमंत्री हुए नागरिक नहीं है, मैं पिछड़े देश के नागरिक नहीं है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर अखिलेश यादव दर्शन करने जाएंगे मंदिर में तो आप मंदिर धुलवाएंगे? नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के अगर जाते तो मंदिर धुलवाती है। जगदीश सिंह जी सुनने की क्षमता रखिएगा। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, उन सवाल के जवाब क्या है उसकी सुनने की क्षमता भी समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए। तपोष पाल जी, देखिए, दलित एक ही मुख्यमंत्री हुई, बहन मायावती जी, और मायावती के जो कपड़े फाड़ने वाले व्यक्ति हैं अतीक अहमद, उनके मजार पे जाके ये मत्था टेक के आते हैं। तो आप ये बताइए ना, ये दलित का सम्मान करना जानते हैं ना महिला का सम्मान करना जानते हैं। ये अगर दलित के लिए इतनी इनकी सहानुभूति थी तो मायावती का सम्मान करना चाहिए था। इन्होंने किया कुछ नहीं किया। यहां तक कि जिन्होंने ये कृत्य किया इतना गंदा कार, उसके मरने के बाद वहां जाके वो मत्था टेक किया था। मतलब उनकी आइडियोलॉजी, उनके वो इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो दिक्कत है पीडीए बोलने से थोड़ी ना कुछ। अरे आपके लोगों को दिखाई दे रहा है आपके भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अतीक के भाई अशरफ के पार्टनर थे, पार्टनर मान्यवर। सुनने की जवाब दीजिए ना। अशरफ जो है, मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ, आप जवाब बताइए कि पार्टनर थे कि नहीं। आप बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य जी अतीक के भाई के पार्टनर थे कि नहीं थे? जी जी, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो जब पहली बार वो इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने पूजा पाल के लिए अपनी सीट पे हर एक जगह जाते थे और वो एक ही चीज कहते थे कि गणपति बप्पा मौर्य। मैं वहीं प्रयागराज में, वहीं शहर पश्चिमी, उसी सीट से आता हूँ मैं। आप हमें तो क्या समझाइए कि क्या होता है? तो आप जरा आप बताइए तरीके से उनके वीडियो, उस समय तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, किस तरीके से ये अतीक अहमद ने मायावती का वीडियो बनाया था और उसको वहां पे सर्कुलेट किया था। तो ये बहुत दुखद है। और समाजवादियों को अपना चाल चेहरा चरित्र जानना चाहिए। जहां तक आप पीडीए की राजनीति करते हैं तो पीडीए बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न का मामला जो है आपके समय में आया था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न का मामला अखिलेश यादव के समय में आया था। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से मत्था टेकते थे। आप सोचिए, मरने के बाद मत्था टेक रहे। मुलायम सिंह यादव का चरित्र बता रहा हूं, वो जो है जाते थे और अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिला के आते थे। उसकी फ्रंट पेज पे जो है फोटो छपती थी।
तो आप सोचिए किस तरीके की राजनीति चलती थी उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में कम से कम ये ढर्रे पे आया है और ये सारी चीजें जो हैं चलते हुए दिख रही हैं। ना कोई इन्वेस्टमेंट आता था, ना कुछ आता था। लोग जो है हत्याओं से मरते थे, माफियाओं के हत्या पूरा का पूरा एरिया रहता था। भैया पूरे देश को बेच दिए हो, आर्थिक रूप से देश को कंगाल कर दिया आप लोगों ने। अब तुरंत ट्रैक बदल देश पे आ गए। रुक जाइए, मैं देश पे बता रहा हूँ। देश पे जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके समर्थक सरकार थी, उस समय देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। भैया तीसरे नंबर की हम लोगों की खराब थी, इसीलिए तो हम हार गए। अब आपकी अच्छी है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। चीजें जो है देश को बेच दिया। पेट्रोल जो डीजल जो 43 रुपए लीटर था वो पहुंच गया 100 रुपए लीटर। ये आपकी अर्थव्यवस्था है। अखिलेश यादव की रुपया कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज रुपया 100 रुपया पहुंच गया लुढ़कते आप जो है अखिलेश यादव बेच करके रख दिया देश को। आज की डेट में अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दे पे जाके लड़ेंगे? वो सिर्फ इसलिए कहेंगे कि भाई हम मुलायम सिंह के लड़के हैं, हमको वोट दे दो। पर यही मुद्दा बचा है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आज मुद्दा सुनोगे, जरा चुप हो जाए तो मुद्दा बना दूं। जरा चुप हो जाइए तो मुद्दा बता दूं। इनके जितने अपराधी हैं वो मार दिए गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। जितने इनके फालतू के समर्थक थे वो खत्म हो गए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में लोगों को, जो अच्छे अच्छे छात्र छात्राएं थे, उनका भविष्य बर्बाद किया है आप लोगों की नीतियों के कारण, आपके नेताओं के कारण। किस तरीके से यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आपके लोग जो है आके वहां गुंडाई करते थे और यहाँ अतीक अहमद का नाम लेके भाग जाते थे। इलाहाबाद में खुले तौर पे गुंडाई होती थी। आप जाइए आज जाके आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके पूछिए, वहां पे प्रयागराज यूनिवर्सिटी की किस तरीके से लोग जो है हाथों हाथ योगी जी के बारे में कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आप अपने जो आपके कृत्य हैं उससे आप नहीं भाग सकते, या मान के चलिए। ठीक है जितेंद्र जी, चूंकि देखिए अंत में सवाल यही उठ जाता है कि एक तरफ तो गंगा जमुना की तहजीब का जिक्र किया जाता है, लेकिन जितेंद्र जी जब धरातल पर चीजें आती है वो स्थिति हम कहीं नहीं देखते, क्योंकि खबरें अमूमन तौर पर ऐसी सामने आ जाती है जो कि गंगा जमुना तहजीब की मुझे जरा जवाब दे देने, एक मिनट का समय देंगी भंडारी? ठीक है जगदीश जी, पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जितेंद्र भाटी जी अपनी बात रखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कह रहे थे हमारे पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीना है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 20 मई को जिस सोशल ऑडिट की घोषणा, आरक्षण के लूट, जो संवैधानिक अधिकार की लूट की बाबा साहेब के संविधान की, वो मैंने बताया है 14,000 आरक्षित सीटों को लूटा है। कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2024 में यही बोलते रहे आप। झूठ है कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, 400 पार हो जाएगा तो ये कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। लो 400 पार हो गया, कुछ छीना गया, कहीं कुछ हुआ? आरक्षण की करके आप जो है 2022 का विधानसभा चुनाव वो एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास आते हुए अंत में सर सवाल यही उठ जाता है कि जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब का जिक्र किया जाता है उसका उल्लंघन खुद यही लोग कर रहे हैं और अपने समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही चूंकि मेरे पास समय की भी कमी है और ऐसे में आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी इंतजार यही कि इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है या आने वाले समय में धरातल पर किस तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिल पाती है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है।
आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी